नमस्कार। इस वीडियो में हम 4 अगस्त 2024 को नायर द्वारा ली गई ग्रुप बी असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर यानी एओएम की सीबीटी परीक्षा में एस्टैब्लिशमेंट, फाइनेंशियल रूल्स एंड अकाउंटिंग के सभी प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न सीबीटी में पार्ट सी में आते हैं। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला सवाल देखेंगे, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत चल अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख है? अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स इज मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी मेंशन्ड? सही उत्तर है नियम 18। अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अपील की समय सीमा क्या है? What is the period of appeal under DAR rules? Correct answer is 45 days. एनपीएस में कर्मचारी का कितने प्रतिशत योगदान जाता है? How much employee contribution goes to National Pension Scheme, that is NPS? Correct answer is 10% of basic pay plus dearness allowance. अगला सवाल है, डीएआर कार्रवाई के तहत सेवानिवृत्त रेल सेवक की पेंशन में कटौती का आदेश देने के लिए कौन प्राधिकृत है? Which authority is empowered to order for cut in pension of retired railway servant under DAR proceedings? सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। एक महिला सरकारी कर्मचारी की मंजूरी के लिए विचार की जाने वाली चाइल्ड केयर लीव की न्यूनतम अवधि क्या है? What is the minimum period of child care leave to be considered for sanction to a female government servant? सही उत्तर है 5 दिन। क्या आप रेलवे विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? क्या सही स्टडी मटेरियल और गाइडेंस की कमी आपकी सफलता में रुकावट बन रही है? अब आपकी हर परेशानी का समाधान है कक्षा एक्सप्रेस ऐप। अप टू डेट स्टडी मटेरियल, रेलवे विभागीय परीक्षाओं के लिए पूरी तरह अपडेटेड कंटेंट, मॉक टेस्ट और क्विज। अपने नॉलेज को परखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। पिछले साल के प्रश्न पत्र से परीक्षा पैटर्न को समझें और पहले से तैयार रहें। 100% परीक्षा उन्मुख सामग्री। कक्षा एक्सप्रेस के साथ तैयारी करें, कहीं भी कभी भी। हजारों रेलवे कर्मचारी पहले ही इस ऐप से लाभ उठा चुके हैं। अब आपकी बारी। विभागीय जांच में सूचीबद्ध दस्तावेजों का संरक्षक कौन होता है? Who is the custodian of listed documents in a departmental inquiry? सही उत्तर है प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, प्रेजेंटिंग ऑफिसर। किस वित्तीय वर्ष से रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया? From which financial year was the railway budget included with the general budget? सही उत्तर है 2017-18। RRSK का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of RRSK? सही उत्तर है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRSK भारत सरकार द्वारा रेलवे सुरक्षा में सुधार के लिए स्थापित एक कोष है। ये कोष रेलवे दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विभिन्न उपायों के लिए धन मुहैया कराता है। RRSK एक उच्च स्तरीय संरक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशों पर आधारित था, जिसकी स्थापना सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में की गई थी। RRSK का मुख्य उद्देश्य रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं, पटरी से उतरने और टक्कर जैसी घटनाओं को कम करना है। कौन से प्लान हेड के अंतर्गत यातायात सुविधाओं के कार्य शामिल है?
The plan head under which works for traffic facilities are included. That is plan head number 16. एक प्लान हेड के एक मदबद्ध कार्य से दूसरे मदबद्ध कार्य के लिए निधियों का पुनर्विनियोजन किसके अधिकार में है? Reappropriation of funds from one itemized work to another itemized work of a plan head is within the power of whom? Correct answer is GM, that is General Manager. रेल सेवक को किसी भी चल संपत्ति के लेन देन की सूचना सरकार को देनी होगी। यदि इस लेन देन का मूल्य X राशि से अधिक है तो X का मूल्य क्या है? Railway servant is required to report to government any movable property transaction. If value of this transaction exceeds X amount, then what is the value of X? The correct answer is 2 months basic pay. 2 महीने का मूल वेतन। रेलवे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में पेंशन का एक मुश्त भुगतान किस सीमा तक करने की अनुमति है? To what extent commutation of pension is allowed into a lump sum payment as a retirement benefit to a railway employee? सही उत्तर है 40%। CGE GIS का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of CGE GIS? Correct answer is Central Government Employee Group Insurance Scheme. केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम। CGE GIS का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। ये योजना 1 जनवरी 1982 से लागू की गई थी और यह सभी स्थायी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। ये योजना बीमा कवर प्रदान करती है जिससे कर्मचारी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन की स्थिति में उनके परिवार को वित्तीय सहायता मिलती है। ये बीमा राशि कर्मचारी के योगदान के अनुसार तय की जाती है और ये राशि नामित व्यक्ति या परिवार को दी जाती है। CGE GIS योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा का साधन है जो उनके और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। एक विकलांग रेल कर्मचारी को कितना परिवहन भत्ता दिया जाता है? How much transport allowance is paid to a railway employee with disabilities? Correct answer is double the normal rate of transport allowance. परिवहन भत्ते की सामान्य दर से दुगना। केंद्र सरकार के कार्यालयों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरण का नाम बताएं। Name the tribunal specially constituted to adjudicate disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed by central government offices. Correct answer is Central Administrative Tribunal यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। कैट की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1985 में संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अन्य सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों के सेवा संबंधी विवादों को न्यायपूर्ण और त्वरित निपटारा करना है। कैट सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा संबंधी अधिकारों और विवादों के निपटारे का एक विशेष मंच प्रदान करता है जिससे उन्हें अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया मिलती है। ये एक तेज और प्रभावी समाधान प्रदान करता है जिससे उच्च न्यायालयों का बोझ कम होता है और सरकारी कर्मचारियों को जल्द न्याय मिल सकता है।
ये न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो प्रशासनिक न्याय प्रदान करता है। RESS का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of RESS? सही उत्तर है रेलवे एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस, यानी रेलवे कर्मचारी स्वयं सेवा। भारतीय रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई ये एक डिजिटल सेवा है। इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी को ऑनलाइन एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करना है। कर्मचारी अपने RESS खाते में लॉगिन करके कहीं भी और कभी भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कागजी काम में कमी आती है और समय की बचत होती है। कर्मचारी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपने व्यक्तिगत विवरण अपडेट कर सकते हैं और अन्य सेवा संबंधी कार्य कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने और उनके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है। अगला सवाल है, HOER नियमों के तहत किस श्रेणी के कर्मचारियों के पास रोस्टर घंटे नहीं होंगे? अंडर HOER रूल्स, which category of employees will not have roster hours? सही उत्तर है अपवर्जित यानी एक्सक्लूडेड। कार्यकाल नियमों के अनुसार कर्मचारियों के 4 वर्गीकरण है। गहन यानी इंटेंसिव, आवश्यक रूप से विरामी कर्मचारी इसेंशियली इंटरमिटेंट, अपवर्जित यानी एक्सक्लूडेड, अविरामी दैट इज कंटिन्यूअस। गहन कर्मचारी वे होते हैं जिनका काम निर्धारित अधिकारी के निर्णय के अनुसार कठिन और थका देने वाला होता है और काम के दौरान उन्हें लगातार एकाग्रता रखनी पड़ती है, जिससे काम के दौरान या तो बिल्कुल विश्राम नहीं मिल पाता या बहुत कम विश्राम मिलता है। जैसे टेलीफोन ऑपरेटर, सेक्शन कंट्रोलर, केबिनमैन, गाड़ी नियंत्रक आदि, जिनके बारे में अध्ययन के बाद घोषणा की गई हो। दूसरा प्रकार है आवश्यक रूप से विरामी कर्मचारी, एसेंशियली इंटरमिटेंट। ये वे कर्मचारी हैं जो 12 घंटे तक लगातार अपने काम पर रहने पर भी 6 घंटे या इससे अधिक खाली रहते हैं। इस खाली समय में भी कर्मचारी अपने काम पर रहता है, किंतु इस अवधि में उसे न तो कोई शारीरिक कार्य करना पड़ता है और न ही लगातार एकाग्रता रखनी पड़ती है। 6 घंटे खाली समय जोड़ने में कम से कम एक अवधि 1 घंटे की और 2 अवधि आधे घंटे की होनी जरूरी है। 5 मिनट से कम का विश्राम नहीं जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए सी वर्क के गेटमैन, प्रतीक्षालय बेरर, सफाई वाले इत्यादि। अपवर्जित कर्मचारी दैट इज एक्सक्लूडेड, ये वे कर्मचारी हैं जिनको इन नियमों से अलग रखा गया है। इसका आधार उनके काम का स्वभाव है, जैसे गोपनीय कामों में लगे कर्मचारी, सिस्टर इंचार्ज, मिडवाइफ, स्वास्थ्य शिक्षक आदि। इन कर्मचारियों की सूची बोर्ड जारी करता है। आखिरी प्रकार है अविरामी कर्मचारी दैट इज कंटिन्यूअस। ये वे कर्मचारी होते हैं जो इंटेंसिव तथा एसेंशियली इंटरमिटेंट और एक्सक्लूडेड कर्मचारियों की सूची में नहीं आते हैं। इस प्रकार अगर किसी कर्मचारी को अन्यथा वर्गीकृत न किया गया हो तो वह अविरामी माना जाएगा। उदाहरण के लिए क्लर्क, टाइपिस्ट, लोको और ट्रैफिक रनिंग कर्मचारी जैसे ड्राइवर, शंटर, गार्ड, टीटी आदि। अगला सवाल है, एक रेल सेवक के डीम्ड निलंबन के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है? Which standard form is used for deemed suspension of a railway servant? सही उत्तर है SF2। एक रेल सेवक की कम्यूटेड पेंशन
कितनी अवधि के बाद बहाल की जाती है? कम्यूटेड पेंशन ऑफ अ रेलवे सर्वेंट इज रिस्टोर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ। सही उत्तर है 15 साल। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, रिटायरमेंट के दौरान एक कर्मचारी को जितनी बेसिक पेंशन मिलती है वो उसका 40% कम्यूट करवा सकता है। सरल भाषा में कहा जाए तो कर्मचारी अपनी 7 सालों की पेंशन का 40% हिस्सा सरकार से एडवांस में ले लेता है। सरकार हर साल उसकी पेंशन से 8,000 रुपए काट कर एडवांस में दी गई पेंशन को रिकवर करती है। पहले ये कटौती पेंशनर की पेंशन से आखिरी तक की जाती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था में ये रिटायरमेंट के 15 साल तक रिकवर की जाएगी। इसके बाद कर्मचारी को उसकी फुल पेंशन का भुगतान किया जाने लगता है। SBF यानी स्टाफ बेनिफिट फंड की मुख्यालय स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन है? Who is the chairman of the headquarter level committee of the SBF? सही उत्तर है PCPO, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। अगला सवाल है, निर्वाह भत्ता कितना दिया जाता है? What amount is given as subsistence allowance? सही उत्तर है अंतिम पे का 50%। UMID का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of UMID? सही उत्तर है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। भारतीय रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए जारी किया गया यह एक स्मार्ट हेल्थ कार्ड है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को आसान, सुलभ और पारदर्शी बनाना है। उम्मीद कार्ड की कुछ विशेषताएं हैं। ये कार्ड स्मार्ट कार्ड टेक्निक से बना हुआ है। उम्मीद प्लेटफॉर्म पर कर्मचारी अपने और अपने परिवार के सदस्यों के मेडिकल रिकॉर्ड, अस्पतालों में किए गए इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण देख सकते हैं। ये कार्ड सभी रेलवे अस्पतालों और पैनल अस्पतालों में मान्य है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवार को चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने में आसानी होती है। इस कार्ड में QR कोड और बायोमेट्रिक जानकारी होती है, जो इसे सुरक्षित और फर्जीवाड़े से मुक्त बनाती है। न्यू मार्शलिंग यार्ड्स, प्रमुख यार्ड्स, गुड्स टर्मिनल, ट्रांजिट यार्ड्स के प्रस्तावों का अध्ययन बढ़े हुए यातायात के आवाजाही में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रस्ताव को किसके रूप में माना जाता है? The study of proposals of new marshalling yards, major yards, goods terminals, transit yards with the object of removing bottlenecks in the movement of increased traffic are known as. Correct answer is line capacity works, लाइन क्षमता कार्य। अगला सवाल है, रेलवे कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम दैट इज NPS के अंतर्गत स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सा टीयर अनिवार्य है? Which of the following tiers is mandatory under National Pension Scheme for Railway Employees? सही उत्तर है ऑप्शन 2, टीयर 1। CAG किसके लिए संक्षिप्त रूप है? CAG is an abbreviation of. Correct answer is Comptroller and Auditor General, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार का एक संवैधानिक पद है जो देश की वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। कैग का मुख्य कार्य सरकार के वित्तीय लेन देन की ऑडिट करना है। कैग भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सरकारी संस्थानों के खातों का ऑडिट करता है।
कैग का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया है। ये एक स्वतंत्र संस्था है और इसके कार्य और अधिकार संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये भारत के लोकतंत्र और शासन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला सवाल है, वह कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से सरकारी मंत्रालय और विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और केंद्र सरकार के अन्य शीर्ष स्वायत्त निकायों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जाती है? Which is the platform through which procurement of goods and services is done by the government, ministries and departments, public sector undertakings and other apex autonomous bodies of the central government? सही उत्तर है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दैट इज जेम। जोनल लेवल पर प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी बैठक की आवधिकता क्या है? What is the periodicity of participation of railway employees in management, that is frame meeting at zonal level? सही उत्तर है 3 महीने में एक बार, once in 3 months। प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी, दैट इज प्रेम, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों को संगठन और प्रबंधन और निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में शामिल करना है। ये पहल कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है ताकि वे अपने अनुभव और सुझावों के माध्यम से रेलवे के संचालन में सुधार कर सके। प्रेम रेलवे की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और सामूहिक निर्णय निर्धारण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पिंक बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? पिंक बुक इज इशूड बाय whom? करेक्ट आंसर इज रेलवे बोर्ड। इस स्तर पर व्यय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इनकरिंग एक्सपेंडिचर इज अकॉर्डेड एट दिस स्टेज। करेक्ट आंसर इज एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, सार अनुमान। रेलवे परिसंपत्तियों का कुल मूल्य किस लेखा विवरण में परिलक्षित होता है? The total value of railway assets is reflected in which account statement? सही उत्तर है ब्लॉक अकाउंट्स। परिचालन व्यय ईंधन को कौन से डिमांड नंबर से चार्ज किया जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्यूल shall be charged to? Correct answer is demand number 10. RSP प्रस्ताव के लिए सही योजना शीर्ष कौन सा है? Which is the correct plan head for RSP proposals? Correct answer is PH21. रेलवे कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने जाते समय देय अवकाश उपभोग न किए जाने की दशा में यह किस अवकाश खाते में जोड़ दिया जाता है? The unavailed period of joining time admissible to a railway servant shall be credited to which leave account? सही उत्तर है अर्जित वेतन अवकाश LAP with earned leaves। एक व्यक्ति द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी रेलवे कार्यालय से कोई सूचना लेने के लिए किसको निवेदन भेजना होता है? A person seeking any information from any railway office under Right to Information Act has to make a request to whom? सही उत्तर है उस कार्यालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer of that office. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाता है और इस पर संसद की कौन सी कमेटी द्वारा आगे विचार किया जाता है? The report of the Comptroller and Auditor General of India is presented to the Parliament and it is taken up for consideration by the dash of the Parliament. सही उत्तर है लोक लेखा कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। राजभाषा पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्नों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, स्क्रीन पर दिए गए में से कौन सा प्रलेख राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत शामिल नहीं है? Which of the shown document is not covered under Section 3 of 3 of the Official Language Act 1963? सही उत्तर है अभ्यावेदन, that is representation। संविधान की 8वीं अनुसूची में स्क्रीन पर दिए गए में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? Which one of the showing languages is not included in the 8th schedule of the Constitution? सही उत्तर है भोजपुरी। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? In which article of the Constitution of India mentioned directive for development of the Hindi language? Correct answer is Article 351, 351। राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया? When was the Official Language Act 1963 amended? Correct answer is 1967। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? How many members of the Rajya Sabha are there in the Parliamentary Committee on Official Language? Correct answer is 10। राजभाषा नियम के अनुसार स्क्रीन पर दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य ख क्षेत्र में नहीं आता है? According to the official language rules, which of the showing states does not come under B region? सही उत्तर है छत्तीसगढ़। आरंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? How many languages were initially included in the 8th schedule of the Constitution? There were 14 languages included. प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? Which ministry issues the annual program of the official language? Correct answer is Home Ministry, गृह मंत्रालय। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उपसमितियां हैं? How many subcommittees are there in the Committee of Parliament on Official Language? Correct answer is there are 3 subcommittees. संविधान के किस अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची का प्रावधान है? In which articles of the Constitution does the provision of the 8th schedule exist? सही उत्तर है अनुच्छेद 344(1) और 351, आर्टिकल 344(1) and 351। किस वर्ष नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? सही उत्तर है 1992।
रेलवे की क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? Who is the chairperson of the Regional Official Language Implementation Committee of Indian Railways? Correct answer is General Manager, महाप्रबंधक। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? Official Language Rules 1976 are not applied to which state? तमिलनाडु राज्य पर यह लागू नहीं होता है। तकनीकी रेलवे विषयों पर हिंदी में मूल पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का क्या नाम है? What is the name of the award given for writing original books in Hindi on technical railway subjects? सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी पुरस्कार। तो इस वीडियो में हमने नायर द्वारा 4 अगस्त 2024 को ली गई एओएम एग्जाम में आए हुए राजभाषा हिंदी पर आधारित प्रश्नोत्तर देखे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। धन्यवाद।